अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आवाज़ क्लियर है सर। या स्क्रीन शेयर हो गई तो बताइएगा। जी, हो रही है। चलिए एक और सेशन लेकर आ गए हम लोग। और आज के सेशन का जो हमारा टारगेट है वो हम एपीआई बनाएंगे, पोस्ट एपीआई, जिससे जो हमारा डेटा है वो सारा कार्ट में ऐड होगा, कार्ट फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी और उसमें से हम पोस्ट करेंगे डेटा कार्ट में और नेक्स्ट सेशन में वो गेट करेंगे उसको। तो इंशाल्लाह ये टारगेट है हमारा आज का। तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो प्रीवियस सेशंस हो चुके हमारे, उसमें से लास्ट क्लास में हमने डेटाबेस को देखा था और बस अभी एपीआई स्टार्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, पहले मैं सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, तो लास्ट क्लास में डेटाबेस कवर किया था हमने और मैंने लास्ट में डेटा उसका स्ट्रक्चर भी बनवा दिया था, स्कीमा बनवाया था डेटाबेस का हमने, जिसमें हमने टेबल बनाया था, उसमें कॉलम्स बनाए थे और डिफरेंट वैल्यूज़ वगैरह चेक करके दिखाई थी मैंने आपको। तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और पहले तो स्टार्ट मैंने कुछ चेंजेस किए हैं कोड में, यूआई में थोड़ी चेंजेस किए, थोड़ा सा अच्छा बनाया है यूआई को ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और मैं वो भी कोड समझाता हूँ थोड़ा सा आपको क्या चेंजेस किए मैंने। और अभी स्टार्ट करेंगे हम डेटाबेस से। डेटाबेस में पहले हम लोग टेबल बनाएंगे और उसमें फिर डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे हम लोग, उसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे और ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनलिटी वो परफॉर्म करेंगे हम लोग। अच्छा, चेंजेस मैंने क्या की मैं वो दिखा देता हूँ आपको पहले। अच्छा, जो डेटाबेस में हमने पहले लास्ट क्लास में जस्ट एग्जांपल के लिए 3 कॉलम्स ही बनवाए थे, लेकिन आज हम कंप्लीट बनवाएंगे। जो जो डेटा हमने कार्ट में स्टोर करवाना है हम कंप्लीट बनवाएंगे। तो ये छोटी सी यूआई हमने लास्ट क्लास में मैंने दिखाई थी आपको। और डायनामिक पेज जो बनाया था इन सब का मैंने, वो सेकंड सेशन में उसकी थोड़ी सी यूआई चेंज की है मैंने, मैं वो दिखा देता हूँ पहले आपको। और थोड़ा सा उसको ऐसे किएगा ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। अच्छा, सिंपल है, इतना कुछ मैंने खास में, बाकी यूआई तो आप खुद बना सकते हैं। इमेज है और जो जो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं वो हैं, इसके प्रोडक्ट का नेम है, उसकी प्राइस है, क्वांटिटी है और ऐड टू कार्ट का बटन है और डिस्क्रिप्शन है। तो कार्ट में हम कौन कौन सा डेटा ऐड करेंगे, अब उसमें क्या है हमारे पास, एक तो सिंपल प्रोडक्ट आईडी आएगी हमारे पास, जो हम शो नहीं करवाते लेकिन वो स्टोर करवाते हैं हम लोग बाद में, जब हम उसमें डेटा गेट वगैरह करें तो तब हमारे काम आता है वो। इसके अलावा टाइटल जाता है हमारा, प्राइस जाती है, क्वांटिटी जाती है और अगर साइज़ कलर्स वगैरह हम ऐड करना चाहें तो वो भी सेंड कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा कोड एक्सप्लेन करता हूँ जो चेंजेस किए हैं मैंने। अच्छा जी, तो ये हमने लास्ट क्लास में एक जो बनाया था, डायनामिक राउट बनाया था सेकंड लास्ट क्लास में। तो उसमें छोटी सी यूआई मैंने इसी पेज पे बनाई थी और अब मैंने क्या किया है कि एक डिफरेंट कंपोनेंट बना लिया और जो भी हमारी यूआई है वो इस कंपोनेंट में रखी है मैंने। और जो डेटा है वो मैंने प्रॉप्स के ज़रिए पास कर दिया उस कंपोनेंट में। अच्छा, अब पहले तो मैंने प्रॉप्स के ज़रिए पास नहीं किया था, लेकिन अब क्यों किया मैंने ये? अच्छा, उसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई क्योंकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज होता है नेक्स्ट जेएस का, वो सर्वर साइड का होता है और हमने यहाँ पे यूज स्टेट और हुक्स वगैरह यूज़ करने थे जो है क्लाइंट साइड पेज पे यूज़ होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड पेज होता है तो मैंने इसको छेड़ा नहीं, इसमें सर्वर साइड ही नेक्स्ट जेएस यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अभी जो मैंने कंपोनेंट बनवाया है इसमें अभी हम स्टेट चेंज करवाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज़ करवाते हुए स्टेट चेंज करवाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाया है, लेकिन पेज जो है वो हमारा सर्वर साइड ही है। तो इसलिए मैंने एक अलग से कंपोनेंट बना के डेटा वहाँ पास कर दिया और इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। ये सारा कोड तो लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो हमारी, अच्छा, अब डायनामिक पेज है ना, डायनामिक पेज हम ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी हमारी यहाँ परफॉर्म होगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हमारी यूआई बनी हुई है। इस तरीके से हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऐड टू कार्ट की कार्ट में डेटा जो है पोस्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम डेटा बेस को देख लेते हैं। और जो हमने स्कीमा लास्ट क्लास में बनाया था हम उसको थोड़ा सा, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ऐसे सिंपल 3 ऐसे ही बनाए थे, 3 रैंडम हमने इसमें वैल्यूज़ कॉलम्स बना दिए थे। लेकिन अब हम जो है एक प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम वही रखेंगे जो हमारे काम के डेटा हैं, वो कॉलम रखेंगे हमारे काम के जो है। अच्छा, अब कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे हम लोग? प्रोडक्ट टाइटल तो रखना ही रखना है हमने। अच्छा, प्रोडक्ट यूआरएल लास्ट क्लास में मसला हुआ था स्टूडेंट का, तो मैं इसको अभी चेंज करके इमेज यूआरएल कर देता हूँ। अच्छा, अब पहली वैल्यू जो हमारे पास आएगी, एक होती है हमारे पास आईडी
एक तो सिंपल प्रोडक्ट आईडी होती है जो कंपोनेंट की, जो डेटा जो हमारे पास सैनिटी से आता है उसकी होती है, लेकिन एक हम सिंपल बनाएंगे एक आईडी के नेम से। मैं पहले इसको चेंज कर लेते हैं। आईडी के नेम से हमारी एक होगी, और जिसकी जो वैल्यू है वो हम रखेंगे सीरियल। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये होगी हमारी अच्छा, ये हो गया हमारी प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा, सीरियल को मेरे ख्याल में इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जो हमारी होती है ना, ये होती है सबसे आईडी होती है यूनिक। सीरियल का मतलब है कि ये इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब जब वैल्यूज़ नई वैल्यू ऐड होगी ना, तो ये इंक्रीमेंट लगता रहेगा 1 2 3 4, ताकि यूनिक रहे। और इसकी बेस पे हम डिफरेंट कॉलम्स को, डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम ये रखते हैं। वैसे एज सच हम यूआई में कहीं यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको हम रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो थी यूज़र आईडी की। और यूज़र आईडी की किस लिए थी, क्योंकि वो हमने इसलिए बनाई थी कि जब भी यूज़र कोई डेटा पुट करता है तो जो बंदा लॉगिन हो उसी का डेटा शो हो। तो अच्छा, इस क्लास में मैं क्लर्क को मैंने लास्ट में कहा था, क्लर्क मैंने यूज़ नहीं करूँगा इसमें, क्लर्क काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो जैसे ही हमारा ये पहले सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो जाए, कार्ड फंक्शनलिटी, फिर क्लर्क को अलग से एक सेशन रख के देख लेंगे। बाकी आज जो है जो डेटा पुट करेंगे हम लोग वो कुकीज़ की बेस पे ही करेंगे। अच्छा, यूज़र आईडी हो गया। इसके अलावा एक हमारे पास वैल्यू होती है प्रोडक्ट आईडी की, हम वो भी देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट आईडी हो गई हमारे पास। अच्छा, ये सब चीज़ें हमारी वार्चर में होगी। और प्रोडक्ट यूआरएल को चेंज करना था ना, प्रोडक्ट यूआरएल को रख लेते हैं हम लोग इमेज यूआरएल, ताकि इसका डिफरेंस जो है पता रहे। ओके, नहीं तो प्रोडक्ट आईडी है इमेज यूआरएल। अच्छा, इसके बाद कितनी वैल्यूज हुई, आईडी, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी को ऊपर ले जाते हैं, टाइटल आ गया, और इसके बाद यूआरएल आ गया हमारे पास, और प्राइस आ गई। अच्छा, एक चीज़ और हम इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो वो भी उसको भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्वांटिटी आ गई हमारी। अच्छा, ये तो था हमारा स्कीमा जो कि रेडी हो चुका है, और नॉर्मली यही स्कीमा हमारा को फॉलो होगा। यही वो वैल्यूज़ हैं जो कि नॉर्मली हम उसमें डेटा पुट करते हुए ऐड करते हैं। थोड़ा स्क्रीन सर जूम कर देंगे। जी, एक मिनट। अच्छा, अब ये जो मैंने स्कीमा बनाई है, स्कीमा बनाया मैंने डेटाबेस का, और इस नेम से मैं कॉलम्स बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब स्कीमा तो हमारा रेडी हो गया। अब हमने टेस्टिंग करनी है, और अब हम एक काम करते हैं, डेटाबेस में जाके इस नेम से कॉलम्स बना लेते हैं। अच्छा, ड्रिजल की जो ये क्यूरी लिखी है ना मैंने, ये क्यूरी यूज़ होती है कोई भी इस पर हम क्यूरी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट की। और इसके अलावा अगर हम कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं, कॉलम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें एसक्यूएल की क्यूरी होती है, वो रन करनी पड़ती है। अब उसके दो तरीके हैं। एक तो जो अच्छा, ये दो क्यूरीज़, ये मैंने क्यूरीज़ निकाल के रखी हैं इसी, ताकि मुझे आसानी रहा, आप लोग की भी आसानी होगी बाद में। और मैं इसको कॉपी करके इसी नाम से टेबल और कॉलम्स बना देता हूँ। अच्छा, अब इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको हम जब हम पोस्ट की एपीआई चलाएंगे तो वहाँ पे वेट करके एसक्यूएल क्यूरी यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर क्यूरी का एक सेक्शन मिल जाता है, वहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जो है वो एक टेबल और कॉलम्स बना लेते हैं। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। टेबल बन गया है हमारा, और यहाँ पे कॉलम्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। मतलब हमारा डेटाबेस जो है टेबल और ये सब टेबल बन चुका है हमारा, और हमारा स्कीमा भी रेडी हो चुका है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एपीआई की तरफ जाएंगे अब हम लोग, और एपीआई बनाएंगे पहले तो। अच्छा, एपीआई हम बनाते हैं ऐप के कंपोनेंट में, क्योंकि वो भी एक तरह से राउट ही होता है हमारा। उसको जब हिट करते हैं हम, राउट की बेस पे हिट करते हैं। तो वैसे तो पहले जो हमारे पास बॉलर प्लेट आती थी नेक्स्ट.जेएस की, उसमें एपीआई का फ़ोल्डर बना हुआ होता था, लेकिन इसमें हम बना हुआ नहीं होता, हम खुद बना सकते हैं। तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं एपीआई के नेम से, और एपीआई के अंदर हम एक और फोल्डर रखते हैं कार्ड का, और उसके अंदर हम फाइल रख लेते हैं out.ts की। ठीक है, out.ts की फ़ाइल हमारी आ गई है। अब यहाँ पे हम, अच्छा, आज हमें कहते थे हम सिर्फ पोस्ट की एपीआई देखेंगे, तो उसको हम कोड लिख लेंगे, एक मिनट। ठीक है,
अच्छा, इसमें यह है कि जब हम कोई भी एपीआई बनाना चाह रहे होते हैं तो एक हम सिंपल एरो फंक्शन बनाएंगे, और एरो फंक्शन में हम उसमें जो हमारा वेरिएबल का नाम होगा वो एक्चुअली एपीआई की बेस पे ही होगा, जो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसी की बेस पे हमारा उसका नाम होगा हमारे वेरिएबल का। तो हम अभी पोस्ट की एपीआई बनाने जा रहे हैं, तो हम अभी पोस्ट की एपीआई बना लेते हैं अपनी। और अच्छा, इसमें हम जैसे अवेट यूज़ करेंगे क्यूरीज को यूज़ करने के लिए, तो इसलिए हमारा फंक्शन जो है ये एसिंग बनेगा, और ये बनेगा हमारा एरो फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो भी हमारा ट्राई कैच से भी कर सकते हैं, तो पहले हम एक काम करते हैं, ट्राई कैच का एक यूज़ कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स रिसीव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पैरामीटर हम रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट का, और रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डेटा हम सेंड करते हैं ना बॉडी में, अगर जब भी हम कोई पोस्ट की एपीआई कोई भी गेट की एपीआई चलाते हैं उसमें हम कोई पैरामीटर सेंड करते हैं अगर बॉडी में, तो वो हमें इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर रिसीव होती है। और इसकी एक बिल्ट इन टाइप है जो नेक्स्ट हमें खुद प्रोवाइड करती है, और हम उसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट के नेम से होती है आई गेस, हाँ सही है, इस नेम से वो हमारे पास रिक्वेस्ट होती है। अच्छा, पहले तो मैं डायरेक्टली एरर को कंसोल करवा लेता हूँ। अच्छा, अब हम सिंपल पहले डायरेक्टली अब एपीआई की तरफ चलते हैं, और जो अच्छा अब एपीआई में जो भी हम क्यूरी परफॉर्म करते हैं ना, वो हम जो हमने यहाँ पे स्कीमा डिफ़ाइन किया है ना, उसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया डीबी के नेम से। तो इसके अंदर हम सारा जो भी हमारे क्यूरी होती है वो इसके अंदर परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम इसी के अंदर वो परफॉर्म करेंगे। हम लिखते हैं पहले एक कॉन्स्ट्रेस, और एसिंग फंक्शन में इसको ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। अच्छा, अब पोस्ट के लिए जो हमारे पास फंक्शन जो हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है डिजल ORM, वो होता है इंसर्ट का। तो हम पहले तो डीबी को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। अच्छा, ये डीबी यहाँ से गलत इंपोर्ट हो गया। डीबी हमने इंपोर्ट करवाना जो कि हमने यहाँ पे डिजल में बनाया है, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी और नेम से भी कर सकते हैं इसको, तो अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस पर डॉट लिखूँ तो हमारे पास इंटेलिसेंस में सारे जो भी फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है। अब पुट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको यहीं से यूज़ कर लेते हैं इंसर्ट। और इंसर्ट के अंदर हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं हम वो वैल्यूज़ देते हैं हम लोग कि भाई हम जो डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो वो हमने यहाँ पे अपना जो डेटा ये टेबल डिफ़ाइन किया है, हम उसके अंदर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। वो डेटा हमने वो जो हमने वेरिएबल बनाया कार्ड कॉलम्स के नेम से बनाया है, और यही सेम चीज़ हम इसके अंदर पास कर देंगे। मतलब कि हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, डेटा इंसर्ट जो करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में ये जो हमने स्कीमा डिफ़ाइन किया है ना इसके अंदर करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब कार्ड कॉलम इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, और ये सेकंड नंबर हमारे पास आई है इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने डिफ़ाइन कर दिया कि भाई हमने कहाँ पे डेटा ऐड करना है। अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे हमने कौन सा डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो एक डिजल का फंक्शन हमारे पास जो आता है वो होता है वैल्यूज़ का। देखिए, हमने सिर्फ डॉट लिखा, उसने ऑटोमेटिकली दे दिया कि इसमें हम सिर्फ एक ही पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, वो है वैल्यूज़ का। और वैल्यूज़ के अंदर हम जो हमारा डेटा है जो हम पास करना चाह रहे हैं वो पास करेंगे। अब देखें, अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये मुझे यहाँ पे दे रहा है कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज़ मुझे पास करनी है इसके अंदर। ये देखें, ये आ रही हैं, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी और सारी चीज़ें, ये जो मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन की रिजल्ट के स्कीमा के अंदर, वो चीज़ें हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके आते हैं स्कीमा डिफ़ाइन करने के। एक तो ये है कि हम वो वैल्यूज़ पुट करने के, कि हम डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दें। ये कॉपी कर लेते हैं यार, ये लंबी हो गई, इसको लिखेंगे टाइप करने बैठे तो थोड़ा सा सेशन आज बड़ा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है हमने आज। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सारे पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर लेते हैं, और एक और काम,
और यहाँ पे हम वैल्यूज़ डिफ़ाइन करेंगे अपनी, जो वैल्यूज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आईडी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है सीरियल और प्राइमरी की, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाते हैं सीरियल से, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है आईडी पास करने की, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और अब इनके अंदर हमने डिफ़ाइन करना है। अच्छा, ये अब एपीआई बना रहे हैं ना अभी हम लोग, तो अब जो डेटा हम सेंड करेंगे एपीआई को, जो कार्ट पे पोस्ट करना है हमें, वो हम बॉडी में सेंड करते हैं। और अगर बॉडी का डेटा हमें गेट करना है, बॉडी का डेटा अगर हम एपीआई से गेट करना चाह रहे हैं, तो वो हमें जो हमने ये पैरामीटर रिसीव किया ना पोस्ट की एपीआई से, इसके अंदर हमें वो सारा डेटा रिसीव हो रहा होता है। और हम एक काम करते हैं, इसको भी हम पहले डेटा सारा रिसीव कर लेते हैं हम लोग। कॉन्स्ट रिक्वेस्ट इजिकल्स टू वेट और रिक्वेस्ट डॉट जेसन हमने पहले जेसन में कन्वर्ट करवा लिया ताकि डेटा हमें जेसन के फॉर्मेट में रिसीव हो। और अब हम जो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के अंदर ना हमें वो सारे पैरामीटर्स रिसीव होंगे जो कि हम बॉडी में पास करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अब ना रिसीव कर लेते हैं सारे पैरामीटर्स को। रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा अब यहाँ पे जो नेमिंग है ना इसकी, वो हम अपनी मर्ज़ी से वैसे तो डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक मिनट, अच्छा तो ये अब डिफ़ाइन कर दिया मैंने स्कीमा यहाँ पे, ठीक है, वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी। अब ये जो ये वैल्यूज़ मैं गेट करूँ, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये अब ये चीज़ें मुझे इसी नेम से ना बॉडी के अंदर पास करनी पड़ेंगी। अब ये मेरी समझें एक तरह से मेरी एपीआई जो वो डन हो चुकी है यहाँ तक। अब इसको पहले मैं टेस्ट करूँगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या। यहाँ पे हुआ ये है कि सिंपल हमने एक पैरामीटर रिसीव किया पोस्ट का रिक्वेस्ट, और उसके अंदर हमें सारा वो डेटा मिलता है जो भी हम बॉडी में पास करते हैं। तो और उसको हमने स्टोर, उस सारे डेटा को जैसे हमने कन्वर्ट करवा के हमने रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब जो भी डेटा हम बॉडी में पास करेंगे वो हमें इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर में रिसीव हो जाएगा, और इसको फिर हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसको हमने टेस्ट कर लेते हैं पहले, और टेस्टिंग के लिए जो हम एपीआई वो यूज़ करते हैं वो पोस्टमैन है। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से ना डिफ़ाइन कर दूँ, पता लग जाए। डेटाबेस, अच्छा अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं। हम पोस्टमैन को यूज़ कर लेते हैं। तो सर्वर जो है ऑलरेडी मेरा चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ याद रहे कि मैंने यहाँ पे सभी पोस्ट की एपीआई बनाई है, तो अगर मैं कोई और एंड पॉइंट हिट कर, कोई और अगर मैं रिक्वेस्ट हिट करूँगा तो वो मुझे मेथड नॉट अलाउड का बोल देगा, भाई मेथड अलाउ नहीं, आपने इस नेम से एपीआई बनाई भी नहीं है। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। और दूसरा आपने एक चीज़ ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आपने राउट बना रहे हैं ना, वो याद रखिएगा कि मैंने एपीआई के अंदर एक और फोल्डर बनाया है कार्ट का, और उसके अंदर मैंने जो है एक फ़ाइल बनाई है राउट की। तो मुझे ये चीज़ मुझे याद रखनी है। अच्छा, लोकल होस्ट के अंदर एपीआई, और एपीआई में मैंने रखा है कार्ट। तो अब मैं अगर इस पर गेट की रिक्वेस्ट लगाता हूँ ना, तो देखिएगा मुझे बोल देगा मेथड नॉट अलाउड। इसका टर्मिनल भी खोल लेते हैं ताकि लाइव हम चीज़ें शो भी हो जाए वहाँ पर। देखें आ गया मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने इस नेम से एपीआई बनाई नहीं है, मैंने बनाई है पोस्ट के नेम से। और अगर मैं पोस्ट की एपीआई में जाऊँ, और बॉडी में शायद कुछ पास किया हुआ है मैंने, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अगर मैं खाली कुछ भी डाटा सेंड नहीं करता है इसको, देखते हैं फिर क्या शो करवाता है। अब देखें इंटरनल सर्वर एरर दे दिया इसने, और यहाँ पे क्या बोला, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। मतलब कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको ये सारे जो पैरामीटर्स हैं रिसीव होंगे, लेकिन मैंने तो पैरामीटर्स पास किए ही नहीं है। अब फिलहाल मैंने इसमें वैलिडेशन नहीं ऐड की, आप इसमें वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर ये वाला कोई, अगर किसी ने ये वाला कोई भी पैरामीटर नहीं सेंड किया तो हम यूज़र को क्या शो करवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ हम ऊपर इफ एल्स में करके हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे डेटा सारा सेंड कर लेता हूँ, फिर चेक करते हैं कि मुझे क्या रिसीव हो रहा है। अच्छा यूज़र आईडी यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, कुछ भी रैंडम पास कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी
पास कर दिए प्रोडक्ट आईडी के बाद टाइटल यूआरएल प्राइस क्वांटिटी यूआरएल। तो ये 6 के 6 पैरामीटर्स यहाँ मैं सेंड कर रहा हूँ और अब चेक करते हैं डेटा क्या रिस्पॉन्स देता है हमें ये सर्वर। अच्छा अभी भी इंटरनल सर्वर ऐड दे रहा है, कैन नॉट यूज प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग हेडर्स। एक मिनट, अच्छा तो ये अभी देखें मैंने मिस्टेक कर दी है और मैंने यहाँ पे देखें नेमिंग कन्वेंशन गलत कर दी है। वो कैसे गलत किया, यहाँ पे डेटाबेस मेरा बना हुआ है कार्ड डेटा के नेम से, इसमें डी मेरा है स्मॉल, लेकिन यहाँ जो मैंने बनाया है कार्ड डेटा मैंने यहाँ पे डी कैपिटल कर दिया है इसका। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैं इसको दोबारा स्मॉल कर लेता हूँ और फिर से मैं इसमें रिक्वेस्ट ट्राई करता हूँ करके सेंड करते हैं डेटा। अभी भी एरर दे रहा है सेम। अच्छा एपीआई हमारी चल रही है क्योंकि इसने देखा डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस शो कर रहा है, तो एपीआई हमारी चल रही है, लेकिन एरर्स क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग हेडर्स। अच्छा इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है, हमने क्या मिस्टेक कर दिया इसके अंदर। अच्छा आई गेस मुझे समझ में आ गया मैंने क्या मिस्टेक की है, और db डॉट इंसर्ट कर दिया मैंने, वैल्यूज़ भी ऐड कर दी, तो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दी हैं। और अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मुझे पैरामीटर ऐड करना पड़ता है रिटर्निंग का, उससे ये होता है कि डेटा रिटर्न होकर हमारे पास आता है। एरर क्या आप देखते हैं, आप क्या डेटा पोस्ट करता है नहीं करता, अभी भी सेम एरर दे रहा है ये अनडिफाइंड रीडिंग हेडर्स। कोई एरर आ रहा है उसको डिबग कर लेते हैं। अभी कार्ड कॉलम हमने पास कर दिया इंपोर्ट करवा के। अच्छा रिटर्न नहीं किया मेरे ख्याल में मैंने, मुझे रिटर्न करके चेक कर लेते हैं एक बार, शायद हो सकता है इसका एरर हुई है। अच्छा हाँ डेटा रिटर्न करवा दिया, चेक करते हैं एक बार। ठीक है तो ये इशू था, मैंने डेटा यहाँ पे डेटा रिटर्न करवाना पड़ता है हमें। एक ये रिटर्निंग से, ये जो रिटर्निंग है इससे हमारा डेटा जो है वैल्यूज़ ऐड हो रही है वो रिटर्न होकर आ रही है, और जो हमने डेटा इनपुट किया उसको हमने स्टोर करवाया था एक वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर, तो उसको भी हमें लाजमी रिटर्न करवाना पड़ेगा जेसन के फॉर्मेट में। तो इससे क्या हुआ, जो भी डेटा मैंने ऐड किया था, अच्छा इसको अब ये काम का तो खैर है नहीं, मैं इसको भी ऊपर रख लेता हूँ। अब इससे क्या हुआ, डेटा रिटर्न होकर मुझे शो हो रहा है कि भाई मैंने क्या डेटा ऐड किया था। तो मतलब कि हमारी पोस्ट की एपीआई चल चुकी है और यहाँ पे हम डेटा ना वेरीफाई कर लेते हैं हमारा डेटा डेटाबेस पे रिसीव हुआ है, और अगर हुआ है तो किस फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। कनेक्टेड, ठीक है तो ये डेटा देखें रिसीव हो गया मुझे सारा, जो भी डेटा मैंने ऐड किया था, और डेटा पहले पे रिसीव हो रहा था लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा था, इसलिए वो हम इसमें मिस्टेक कर रहे थे। थोड़ा डेटा चेंज कर लेते हैं हम लोग ना, ताकि पता लग जाए कि भाई डेटा रिसीव हो भी रहा है। मैं करता हूँ सेंड यहाँ से, और पहले यहाँ पे कंसोल देखेंगे हम लोग, कंसोल आया डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस, और यहाँ पे डेटा रिटर्न भी हो गया मेरे पास, और एपीआई में डेटा रिसीव हुआ कर लेते हैं। एपीआई में डेटा रिसीव भी हो गया और नाम मेरा चेंज भी हो चुका है। तो ये है कि हमारी पोस्ट की एपीआई बन चुकी है, और इसको मैंने टेस्ट करके दिखा भी दिया आपको। अब इसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है यूआई के साथ, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वो है। अच्छा पहले मैं एक चीज़ डिफाइन चलें वो फिर मैं आप थोड़ा आगे चल के दिखा दूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी यूआई के साथ, और यूआई हमने बनाई है यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा मेन पेज, ये वाला पेज, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के ऊपर हम एक फ़ंक्शन चलाएंगे, और उस फंक्शन में सारा डेटा जो भी है वो हमने सेंड करना है डेटाबेस का, ताकि उसको फिर हम लोग गेट कर सकें। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ। अच्छा एक मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे,
यहाँ पे ऐड कर देते ताकि हम अगर डेटा ऐड करें तो पता लग जाए हमें कि भाई हमने कोई मिस्टेक कर दी है इसमें, और इससे ये है कि हमें फिर एरर्स फाइंड करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। ऑप्शनल है वैसे तो, ये चीज़ हम डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अच्छा, पूरा डिटेल्स पेज पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे जो है हमारी मेन एपीआई कॉल होगी और उसमें डेटा हम जो है सेंड करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, यूआई थोड़ी समझ लेते हैं। और यहाँ पे ये है कि अभी यहाँ पे वैसे हमारे 3 फंक्शन चलेंगे। एक चलेगा हमारा ऐड टू कार्ट के ऊपर जिसमें डेटा पुट होगा, और दूसरा यहाँ पे स्टेट भी चेंज होगी ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करने कम क्वांटिटी कम भी हो, प्लस पे क्लिक करने में हमारी क्वांटिटी प्लस बढ़नी भी चाहिए। तो पहले ना हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि फिर आगे उसको फिर वही सेम डेटा हमने आगे सेंड भी करना डेटाबेस के अंदर। तो इसलिए पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने यूज़ कहाँ पे किया है, ठीक है, तो ये है हमारी ये जगह, यहाँ हमने यूज़ किया बन करके। तो इसकी हम स्टेट चेंज करवानी है हमने, तो उसके लिए हम ऑब्वियसली हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी। और स्टेट हम बना लेते हैं अपनी क्वांटिटी की नेम से, और दूसरा पैरामीटर होगा हमारा सेट क्वांटिटी का। अच्छा जी, इसको हम इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट से, और ये हमारी हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखा है मैंने, कि मैं ये चीज़ अपडेट करवाना चाह रहा हूँ ना अपनी यूआई में, तो मैंने जहाँ 1 लिखा है मैं इसकी जगह पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिख दूँगा क्वांटिटी, ताकि ये चीज़ मेरी यूआई में शो हो जाए। और मैं इसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर दूँगा जो कि होगी 0। अब इससे क्या हुआ, इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो 0 सेट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे वो 0 दिखा देगा वैसे तो मुझे, लेकिन इनिशियली मैंने यहाँ पे दिखाना है 1, तो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर देता हूँ। अब प्लस के ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म होगा हमारा, और माइनस के ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म होगा। अब इसकी वैसे तो मैं इसके दोनों के एक फंक्शन भी बना सकते हैं जिसके अंदर दोनों की कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये कि हम दोनों के अलग अलग बना लें ताकि हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में जो है आसानी हो जाए। तो हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमारा होगा इंक्रीमेंट के नेम से, इंक्रीमेंट के हैंडल इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी इसमें, ज़्यादा हमें इजी समझ में आ जाएगा। हैंडल इंक्रीमेंट होगा, और ये इसकी बॉडी को ओपन कर दी हमने। और यहाँ पे हम अपनी जो क्वांटिटी हमने ऊपर स्टेट बनाई है वो हम करवा देंगे, सेट करवाएंगे। सेट क्वांटिटी के अंदर हम ये बना रहे हैं हम इंक्रीमेंट का मतलब कि हम प्लस के ऊपर एक्शन परफॉर्म कराएंगे। अच्छा, इसकी इनिशियल वैल्यू है 1 और हम इसी के अंदर एक क्लिक करने पे एक प्लस करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी +1। अभी मेरा फंक्शन बन गया, और इसी को मैं नीचे एक और क्लोन कर लेता हूँ जो कि मेरा होगा डिक्रीमेंट का, और इसमें डिक्रीमेंट फंक्शन परफॉर्म हो तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से माइनस। और इन फंक्शंस को मैंने यूज़ करना है अब प्लस माइनस के ऊपर, जो भी हमारी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी वो इसके पहले देखिए कहाँ पे है ये इंक्रीमेंट, तो ये है प्लस का, और इसके ऊपर ऑब्वियसली हमारी इंक्रीमेंट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। अब वो देख लेते हैं पहले। ऑन क्लिक पे हम इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये फंक्शन हमारा बन गया। पहले हम थोड़ा टेस्ट करते हैं कि हमारा इससे आउटपुट क्या हो रहा है, क्लिक करने से क्या चीज़ जो है वो परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम क्लिक को देखें, ये इस पर परफॉर्म हो रहा है और मेरा ये इसमें स्टेट बन गई है सही बिल्कुल। अब सेम यही चीज़ जो है मैंने कॉपी करनी है और उसको मैंने पेस्ट करना है डिक्रीमेंट वाले बटन के ऊपर। इसको मैं डिक्रीमेंट पेस्ट कर दिया, और इसकी वैल्यू चेंज करके मैंने कर दिया 100 डिक्रीमेंट। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये डेटा मेरा हो रहा है इंक्रीमेंट और ये हो रहा है डिक्रीमेंट। अच्छा, अब इसमें कंडीशंस हम खुद लगा सकते हैं आप लोग। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखें माइनस में जा रहा है, माइनस में से क्वांटिटी जाती नहीं, तो ये कंडीशनली इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये तो खैर ऑप्शनल है, अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फ़िलहाल, लेकिन वो चीज़ हम डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल के अंदर कंडीशन ऐड कर सकते हैं, बल्कि एक काम करता हूँ मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, बटन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है डिसेबल्ड की। अगर हम सिंपल डिसेबल्ड लिखेंगे तो वो उस बटन को डिसेबल कर देगा और हम दोबारा क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, देखिए क्लिक नहीं हो रहा है इसके ऊपर। और इसमें अगर मैं इजिकल्स टू लॉ कंडीशन दे दूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब किसी कंडीशन मैंने क्या देनी है कि पहले तो मुझे थोड़ा ना, अब आप लोग थोड़ा इसमें हिस्सा लें और मुझे आप लोग बताएं कि मैं इस बटन को कब मैं इस बटन को डिसेबल करना चाह रहा हूँ। तो बताएगा जब क्वांटिटी सर 0 मिनिमम। हाँ, बेहतरीन। क्वांटिटी वैसे 0 नहीं 1 हम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। जब इसकी क्वांटिटी इजिकल्स टू हो जाए 1 के, जब इसकी क्वांटिटी 1 के बराबर हो जाए ना,
तो ये बटन हमारा डिसेबल हो गया। वहां से नीचे ना जाए कोई, हम लोग फंक्शन नहीं हाँ कोई बिल्कुल बना बिल्कुल ऐसा ही सकते है। हैं फेल्स के हाँ जरिए। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैंने सिंपल एक कंडीशन लगा दी कि भाई डिसेबल कब डिसेबल होगा, जब क्वांटिटी 1 के बराबर होगी ना तो डिसेबल कर दो इसको। अभी अगर मैं देखो इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट भी, और जैसे ही 1 पे आया देखा माउस का ये डिसेबल हो गया बटन। तो सेम ही कंडीशन हम अब ये जो डिक्रीमेंट पे लगाई है हमने, हम इंक्रीमेंट पे भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास 10 से ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं हो, 20 से ज़्यादा कोई कार्ट में ऐड ना कर सको, तो वहाँ पर भी हम इंक्रीमेंट पे भी सेम ही कंडीशन ऐड कर सकते हैं। किसी का माइक ओपन है वो ज़रा चेक कर लो। अच्छा ये हमारे अब स्टेट भी रेडी हो गई है। अब हमने सिंपल अब डायरेक्टली हमने ऐप से एक और फंक्शन बनाना है, वो होगा हमारा जिसमें हम एपीआई कॉल करेंगे, फंक्शन ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। तो उससे पहले अभी तक जितना हमने कोड कर लिया है, इससे किसी का अगर सवाल है कोई तो वो पूछ ले, ताकि फिर मैं उसको क्लियर कर दूँ और फिर हम आगे बढ़ जाएँ उसकी तरफ। तो ये हमारा स्कीमा खोल लेता हूँ मैं। स्कीमा यहाँ पे खोल दिया मैंने। यहाँ पे मैं इसकी फ़ाइल खोल लेता हूँ राउट की। अच्छा अब ये 2 फाइल्स खुल गई, पहले इन दोनों में से होता है किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उसके बाद मैं डिटेल्स वाला पेज भी खोल देता हूँ। मेरे ख्याल किसी को सवाल नहीं है तो फिर हम इसको आज से आगे डायरेक्टली कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारा एक फंक्शन कॉल होगा डायरेक्टली बस ऐड टू कार्ट का, जिसमें हम एपीआई कॉल करेंगे ऐड टू कार्ट की, और डेटा हम क्लिक करने पे डेटा पोस्ट करवा देंगे डेटाबेस के अंदर। अच्छा तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना जो भी फंक्शन है हमारा एपीआई जो हम वो कॉल करेंगे। अच्छा फंक्शन हम बनाते हैं हैंडल ऐड टू कार्ड के नेम से, और उसकी हमें क्या है, अच्छा थोड़ा सही है। अच्छा इसके अंदर जैसे हम कोई भी एपीआई कॉल करते हैं ना कहीं पे, तो उसको डिबग करने के लिए या उसके एरर्स इजीली रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ट्राई कैच यूज़ करते हैं। ट्राई से ही होता है कि जो भी हम अगर सक्सेसफुल होगा तो ट्राई चलेगा, वरना फिर हमारे पास वो कैच पे मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैच में हम सिंपल कंसोल करवा लेंगे अपने एरर को। एरर हमारा है एरर, तो वैसे इसकी नीड है तो नहीं, क्योंकि हमने एपीआई में भी कर दिया है, लेकिन एपीआई का जो रिस्पांस आता है वो सर्वर का आता है और ये हमारा यूआई भी फंक्शन के ऊपर चलेगा। ठीक है, मर्ज़ी है वैसे आपकी, ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई हम लोग क्या एरर कर रहे हैं। तो अच्छा अब ट्राई के अंदर हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे, और एपीआई कॉल सिंपल वैसे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं पहले से वही करेंगे हम। इसमें हम अवेट करेंगे, और अवेट में जावास्क्रिप्ट का हम फंक्शन यूज़ करेंगे फेच का। अच्छा अवेट के लिए फ़ंक्शन को एसिंक करना पड़ेगा हमें, उसको हमने एसिंक भी कर दिया। ठीक है, तो अब फेच के अंदर हम अपनी एपीआई का जो राउट है वो देंगे। राउट है हमारा स्लैश, हमारा राउट है ऐप के अंदर ऑलरेडी खड़े हैं हम लोग /API/card, तो ये है हमारा राउट। हम यहाँ पे देते हैं /API/card, जो कि हमने ऑलरेडी पोस्टमैन से भी चेक कर लिया कि हमारा राउट जो है सही चल रहा था बिल्कुल। अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो API कार्ड हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा अब अभी अगर मैं इस राउट को ऐड करूँ तो गेट की रिक्वेस्ट चलेगी, क्योंकि इनिशियली हम अगर कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं करते तो वो गेट की एपीआई को रन करता है। लेकिन अगर हम कोई पोस्ट पोर्ट या डिलीट यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ता है मेथड का, और मेथड में हम अपना जो भी मेथड है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वैसे तो ओके, नहीं ऐसे नहीं रिसीव होता, हमें मेथड में कर्ली बेसिस में आना पड़ता है। यहाँ पे शायद रिसीव हो, हाँ यहाँ पे रिसीव हो रहा है मेथड। अच्छा मेथड इंटेलिजेंस आ गई, मेथड हमने डिफ़ाइन कर दिया पोस्ट का, और पोस्ट में अच्छा अब वही बात आ गई कि मैंने यहाँ पे डेटा जो है जो एपीआई बनाई थी हमने, यहाँ पे ये एपीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको डेटा रिसीव होगा बॉडी के अंदर, और हमने पोस्ट में भी बॉडी में डेटा सेंड करके चेक किया था, डेटा हमारा रिसीव हो रहा था। तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास एक और पैरामीटर आता है बॉडी के नेम से, जिसमें हम अपना जो भी डेटा है वो पास करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो पैरामीटर लिखते हैं बॉडी का, और बॉडी के अंदर
अच्छा हाँ, ये अच्छा वो इंटेलिजेंस आ गई। डेटा हमारे पास जो था ये जेसन फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम पहले जो हम सेंड करते हैं हमें इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेंड करना पड़ता है, तो इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी करवा दिया है। और यहाँ पे सिंपल जो डेटा हमने यहाँ पे सेंड किया था ना, ये जो ये लिखा था, अब सेम यही डेटा हमने सेंड करना है अपने यहाँ पे, ताकि हमारी API रिसीव कर ले। लेकिन अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे मसला है। अब एक मसला ये है कि ये जो मैंने वैल्यूज़ ऐड की, मैंने स्टैटिक वैल्यूज़ ऐड की हैं, तो अगर मैं इसको इस फंक्शन का अगर मैं नीचे इम्प्लीमेंट करता भी हूँ तो ये सही चलेगा, और जो स्टैटिक वैल्यूज़ है ना वही सेंड करेगा। मैं पहले चेक कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ है हमारा? ऐड टू कार्ट बटन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हैंडल ऐड टू कार्ट चला के चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ना हम चेक करते हैं हमारा ये चल भी रहा है नहीं चला, तो उसको मैं ना भी करता हूँ कमेंट, बल्कि इसको नहीं, मैं पूरे इसको कमेंट करता हूँ और सिंपल कंसोल करवा के चेक करता हूँ चल रहा नहीं चल रहा। API पे आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट को, कंसोल में जाते हैं और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये मतलब ओल्ड एरर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन के ऊपर हमने लगाया हैंडल ऐड टू कार्ट का फंक्शन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया है फंक्शन रनिंग, मतलब कि हमारा फंक्शन सही चल रहा है, और अब हम जो पहले कर रहे थे वो कर लेते हैं, सही है। अब अगर मैं डेटा अगर मैं डेटा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अगर ये डेटा किया ना, तो डेटा मेरा बिल्कुल सही सलामत पोस्ट होगा डेटा हमारा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हमने तो स्टैटिक सेंड करना ही नहीं है, हमने तो हर बार एक नया डेटा ऐड करना है। तो मैं इसकी भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, और अब चेक करते हैं। अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो अच्छा, अब मेरा कंसोल चेक करते हैं, कंसोल क्या आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मुझे बोलते डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस, सही है, और मतलब कि डेटा सही चल रहा है मेरा। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज करके हम 7 कर लेते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट वैल्यू ऐड हुई है ये वाली हुई है, लेकिन इसमें सब में क्वांटिटी क्या आ रही है, क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी ज़्यादा भेजी हमने गलती है। अच्छा, यहाँ से अब अभी तो खैर इसका फ़ायदा नहीं चेंज करने, क्योंकि हम डेटा स्टैटिक सेंड कर रहे हैं ना अभी, और क्वांटिटी हम कर लेते हैं 12, तो करना पड़ेगा रिफ्रेश। क्लिक करते हैं हैंडल ऐड टू कार्ट के ऊपर, और डेटा यहाँ पे इसने हमें शो करवा दिया, डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस, मतलब डेटा पोस्ट हो गया है। अच्छा, कंसोल से ये फ़ायदा होता है कि अच्छा अभी फ़िलहाल तो कंसोल यूज़ करें, लेकिन अब अगर कोई यूज़र आता है एक, वो यूज़र को कैसे पता लगेगा भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए ये है कि हम वो हॉट टोस्ट यूज़ कर सकते हैं, एक रिएक्ट हॉट टोस्ट की लाइब्रेरी के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपका आइटम डेटाबेस में पोस्ट हो चुका है या कार्ट में ऐड हो चुका है। एग्जांपल देखते हैं, डेटा पोस्ट हुआ तो ये डेटा पोस्ट हो गया मेरा, और 12 क्वांटिटी के साथ हुआ। लेकिन अब यहाँ पे मैंने तो डेटा डायनामिक पोस्ट करना है ना, वो कैसे करेंगे? अब वो डेटा पोस्ट कैसे करेंगे हम लोग के, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी डेटा शो करवाया हुआ है ना। अब चूँकि ये डायनामिक पेज है ना, हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे। ज़ाहिर है अगर जिस पेज पे हम हम प्रोडक्ट को क्लिक करके जिस प्रोडक्ट की चलाते हैं हम लोग, और UI पे से उसी का डेटा शो हो रहा था, और वही डेटा हम सेंड करना चाह रहे हैं API के अंदर। तो हम ऑलरेडी हमने नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसको कॉपी कर लेते, एक कॉपी करके बाकी हम टाइप कर लेंगे। टाइटल में हमने यहाँ पास कर दिया फ़िल्टर डेटा। अच्छा, ये फ़िल्टर डेटा कहाँ से आ रहा है, ये हमने यहाँ से पीछे कंपोनेंट से हमने डेटा सेंड किया था, वो हमने यहाँ पे रिसीव किया, उसको हमने डीस्ट्रक्चर किया, और फ़िल्टर डेटा में रिसीव करके यहाँ पे टाइटल सेंड करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो प्राइस के नेम से बनाया हुआ है हमने, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी हमारी सिंपल प्रोडक्ट आईडी के नेम से है। यूज़र आईडी, अच्छा यूज़र आईडी का भी हम देखेंगे आगे, क्योंकि इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यूज़र आईडी को यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं ज़रा API का थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ कि हम API में क्या सेंड कर रहे हैं और क्या रिसीव कर रहे हैं हम लोग API से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो API बनाई है, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है कि जो डेटा मुझे रिसीव होगा वो यूज़र आईडी की वैल्यू में रिसीव होगी। ID
प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी रिसीव होगी, टाइटल में टाइटल रिसीव होगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें डिफ़ाइन की हैं वही सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे भी डिफ़ाइन करनी होंगी। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और अगर लिख के देखूँ तो सेंड जाएगी, चली जाएगी। ये इसमें कंडीशन हम खैर ऐड कर सकते हैं। और अच्छा, ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है लाजमी। अच्छा, इमेज यूआरएल भी हम देखेंगे। इमेज यूआरएल का फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, और यहाँ से ये जो फंक्शन है ना, ये वाला मैंने सैनिटी के सेशन में एक्सप्लेन किया था कि ये जो फंक्शन है हमारा, इमेज सैनिटी से डेटा रिसीव होता है इमेज का, उसको यूआरएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि हम एसआरसी में डायरेक्टली पास करके यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम वही पास करेंगे ताकि जब हम डेटा गेट करें तो हमें डायरेक्ट यूआरएल मिले डेटाबेस से, और उसको हम डायरेक्टली अपने एसआरसी में पास करके शो करवा सकें। अच्छा, अब ये जो इमेज हम सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी एक जगह पे होस्ट हुई हुई है, जो इमेज सैनिटी में ऑलरेडी रखी हुई है ना वहाँ पे, तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब अगर एक हम लोग अपनी कोई इमेज है हमारी लोकली जो हमने पब्लिक के फोल्डर में रखी हुई है, वो तो हम ऑब्वियसली वो तो गेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए है कि और भी डेटाबेस हैं डायनामोडीबी वगैरह, उनमें एक हमारे पास फॉर्मेट होता है इमेज को डायरेक्टली सेव करने का। अब उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। तो अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा सिस्टम है कि हमारे पास इमेज ऑलरेडी एक जगह पे CDN टाइप एक जगह पे रखी हुई है, उसका URL अगर मैं एक्सेस करूँ तो मुझे वो डायरेक्टली जो है इमेज दिखा देगा। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं इमेज सेव करवा रहा हूँ। अच्छा, आईडी मैं अभी है नहीं, उसको आईडी हम कुछ भी रैंडम ही रहने देते हैं, इसको रैंडम ऐड हुई है तो चेंज कर देते हैं, बल्कि थोड़ा सा रख लेते हैं क्वालिटी। और अब हम चेक करते हैं डेटा पोस्ट करके कि हमारे पास डेटा पोस्ट क्या हो रहा है। अच्छा, अगर मैं सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा वेट करने पे ये क्या एरर दे रहा है, सही है। अच्छा, अब ये एरर क्या दे रहा है कि कार्ड डेटा नॉट नल कॉन्स्टेंट। अब जो मैं इसको आईडी सेंड कर रहा हूँ ना, फिल्टर डेटा डॉट आई डी, ये कह रहा है ये आप ना गलत भेज रहे हैं। अब मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ, जो मैंने पहले एक जो यहाँ पे सीक्वल क्यूरी मैंने रन की थी वहाँ पे। अब इसकी बारी आ गई है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिफ़ाइन की थी, नॉट नल। अगर मैं एक चीज़ डिफ़ाइन ना करूँ ना, तो डेटाबेस में जिस टाइम से कॉलम बने हुए हैं ना, अगर मैं वो चीज़ डेटा पास ना भी करूँ ना उसको, तो वो उस पर नल वैल्यू सेट करवा देगा, खुद ब खुद सिंपल नल सेट करवा देगा स्ट्रिंग के अंदर। जहाँ पे मैं इसको डेटाबेस की सीक्वल क्यूरी यूज़ कर रहा हूँ, नॉट नल मतलब कि वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, और आपने एरर दे देना अगर नल मिलती है वैल्यू तो। अब यहाँ से मैं इसको सेंड कर रहा हूँ फिल्टर डेटा डॉट आई डी, और ये बोल रहा है इस जबकि मैं आईडी पास कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल ये बोल रहा है कि मुझे वैल्यू इसकी नल मिल रही है। अब नल क्यों मिल रही है, हम वो भी इसको डिबग कर लेते हैं। अब इसके वैसे तो मुझे पता है क्या एरर आ रहा है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं इसको कंसोल करूँगा ताकि आप लोग को ईज़िली समझ में आए। कंसोल करवाते हैं फिल्टर डेटा को जो हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और मैं पेज को करता हूँ रिफ़्रेश, और मुझे यहाँ पे डेटा सारा रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे कंसोल आ जाएगा, ठीक है। डेटा रिसीव हुआ है मुझे, बिल्कुल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। कंसोल आ गया, ठीक है। अब देखें इस मैंने क्या एरर किया, गलती क्या की हुई है। अब ये डेटा सैनिटी से रिसीव हो रहा है ना मुझे। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको पेज डॉट TSX में मैंने सैनिटी का फंक्शन चलाया था, डेटा सैनिटी का फैच करके चलाया था। तो उसमें से एक जो आईडी का पैरामीटर है मिलता है ना हमें, वो सैनिटी खुद बना के देता है हमें, और वो हमें रिसीव हो रहा है अंडरस्कोर आईडी के साथ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ आईडी के साथ। तो इसलिए मुझे इसने यहाँ पे एरर दे दी कि भाई इसने हमसे जो इसमें हमें नल वैल्यू मिल रही है। तो मैं इसको अंडरस्कोर कर लेता हूँ, और एक बार फिर से आके अच्छा देखें यहाँ पे रिसीव डेटा यहाँ भी रिसीव हुआ है मुझे वैसे। अब मैं ऐड टू कार्ट का फंक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो देखते हैं अब क्या हमें इसका आउटपुट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ऐड टू कार्ट से इस कंसोल को तो मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। अब देखें इसका जो आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा कि डेटा पोस्ट हुआ या नहीं हुआ, लिखा हुआ है डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस। अब ये कौन सा, ये चीज़ भी थोड़ी इशू है, ये कंसोल कहाँ से आ रही है, कंसोल आ रहा है राउट से, जो कि है सर्वर साइड। और सर्वर साइड हमेशा हमारा कंसोल जो भी है वो यहाँ पे कंसोल में शो होता है, क्लाइंट साइड का यहाँ पे शो होता है। और इसको डिबग कर ये हम अपनी आसानी के लिए बस यूज़ करते हैं। अगर मैं यही सेम कंसोल कॉपी करके यहाँ पे लिख दूँ ना इस फंक्शन के अंदर, तो मुझे कंसोल यहाँ पे रिसीव हो, जो कि ज़्यादा अच्छा है। वो तो खैर आप लोग बाद में कर सकते हैं।
अब इसने वो डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस। अब चेक करते हैं डेटाबेस में इसको डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं पेज को, थोड़ा वेट कर रहे हो, डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टिंग और कनेक्टेड। अब अगर मैं डेटाबेस चेक करूँ अपना, तो यहाँ पे मुझे वो अपना डेटा रिसीव हुआ, जो प्रोडक्ट आईडी पहले नल मिल रही थी इसको वो भी रिसीव कर लिया इसने, टाइटल भी रिसीव कर लिया, प्राइस भी रिसीव आ गई, क्वांटिटी 12 वो भी आ गई, और इमेज यूआरएल मुझे मिली ये वाली। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे खोल के देखता हूँ तो मुझे इमेज रिसीव हो गई डायरेक्ट। तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन पास किया डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर अपनी वैल्यूज़ के अंदर, ताकि मुझे डायरेक्टली जो सोर्स है वो जो उसकी यूआरएल है मुझे डायरेक्टली डेटाबेस में सेव करवा लूँ, और जब मैं उसको गेट करूँ तो मुझे ईजीली वो मिल जाए वैल्यू। तो ये अब हमारी पोस्ट की एपीआई थी। इसका पोस्ट की एपीआई बनाई पहले हमने, और उसकी हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख ली, ठीक है। और देखें इसकी क्वांटिटी देखें, जो मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ ना क्वांटिटी, ये वही यहाँ पे सेट करेगा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ पेज को, और क्वांटिटी मैंने गलती से क्वांटिटी स्टैटिक भेजी हुई 12, इसलिए 12 आई यहाँ पे। कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, क्वांटिटी लिख देता हूँ, बल्कि नहीं एरर देगा ये, तो ये फिर से वही एरर देगा नल वाला। जो वो नहीं सेट करनी जो यूज स्टेट के जरिए ली है। हाँ ये चलो अच्छा ध्यान है आप लोग का, देख रहे हो आप। ये मिस्टेक वैसे की थी मैंने, और एरर आना चाहिए कि भाई नल वैल्यू मिल रही है, इसको एरर दिया ही नहीं दिया इसने। अच्छा जी, तो एरर दे दिया इसने, और उसने बोला प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है इसको नल मिल रही है, और जैसे पहले आईडी में इशू था वही सेम इशू यहाँ पे भी आया है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है लाजमी। एक मिनट मेरा लैपटॉप चार्ज में लगा लूँ। अब उसके अंदर वैल्यू थी नहीं, प्रोडक्ट क्वांटिटी कोई चीज़ ही नहीं, तो इसलिए इसको आईडी कोई इसको वैल्यू मिली ही नहीं इसके अंदर। तो ये है हमारी वैलिडेशन हो रही है फ़ाइल बनाते हुए, ताकि बाद में यूआई पे कोई एरर ना आए हमारे। तो रिसीव करता हूँ। अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी इसको मिल रही है स्टेट से, जो कि इनिशियली 1 सेट की हुई है हमने, लेकिन जितनी बार हम प्लस पे क्लिक करते रहेंगे वो उतना इंक्रीमेंट होता रहेगा, और उसके बाद जो वैल्यू उसको सेंड होगी वो लेटेस्ट वैल्यू ही सेंड होगी। तो अब अगर मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाएँ इसको, इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ 9, और मैंने किया ऐड टू कार्ट। पहले डेटा यहाँ पे दिखाएगा मुझे, डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस चेक करते हैं, और ठीक है। तो 10th वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे, जो कि आई है, हाँ क्वांटिटी सही आ गई है। अब इसके अंदर एक और थोड़ी ट्रिकी चीज़ ये है कि जो हमें क्वांटिटी मिल रही है यहाँ पे वो तो सेम ही मिल रही है, जबकि जो हमारी प्राइस है वो सेम मिल रही है, जबकि क्वांटिटी तो हमारी इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं वैसे तो हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि जहाँ हम डेटा इसको यहाँ पे डेटाबेस में डायरेक्टली पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे ही प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। या एक और तरीका हमारे पास ये है कि जब डेटा हम नीचे पास कर रहे हैं, जो शो करवा रहे हैं, वहाँ से हम ये इसे फ्रंट एंड से सेट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बैक एंड पर हम सेट नहीं करते। ये हम डेटा सेंड कर रहे हैं फ्रंट एंड से, और यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे क्वान्टिटी से, कि जितनी प्राइस है वो क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई हो जाए, और उसके बाद जो है वो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास सेंड हो डेटाबेस के अंदर। इसको मैं करता हूँ, जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी मैं कर देता हूँ इसको। अगर मैंने किया ऐड टू कार्ट, और यहाँ पर मैं पहले कंसोल देखता हूँ, डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस, पोस्टग्रेस में अपने डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ वैल्यूज़ चेक करते हैं कि इसको इस बार प्राइस क्या मिली है। क्या ये प्राइस इसको मिली है इस बार 16,000। अब मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेन मैंने क्या किया। जब डेटा मैं गेट करूँगा डेटा कार्ट के अंदर, तो वहाँ पे तो मैं सिंगल प्राइस दिखाना नहीं चाह रहा ना, वहाँ पे तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी यूज़र ने क्वांटिटी सेलेक्ट की है उतनी उससे प्राइस उससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास शो होनी चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे जब डेटा पोस्ट कर रहा हूँ डेटाबेस में, मैं उसी वक्त हैंडल कर लूँ इसको कि भाई मैं इसमें अपडेटेड प्राइस सेट कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर। एक और तरीका ये है कि जब मैं डेटा गेट करूँ ना इसको, वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई की जो भी हमारी क्वेरी वो परफॉर्म करवाऊँ। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि फिर बाद में अगर हम डेटाबेस चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें फिर प्राइस कैलकुलेट करने में मसला होगा। तो हम डायरेक्टली फ्रंट एंड से डेटा सेंड जो कर रहे हैं ना, वो अपडेटेड डेटा सेंड कर रहे हैं, और उसको जो प्राइस है हमारी उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सेंड कर रहे हैं। अगर यूज़र ने एक क्वांटिटी सेलेक्ट की है तो सिंगल प्राइस चार्ज होगी। अगर वो क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है यहाँ से आके, तो ऐसे ही वो भी इंक्रीमेंट लगता है, उसमें इंक्रीमेंट होकर आएगा। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ शायद टू क्वांटिटी सेंड करूँ और डेटाबेस चेक करूँ अपना, इसको करवाते हैं हम अपडेट,
और अब देखें यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी सेलेक्ट की थी तो प्राइस हमारे पास 4000 आई। तो ये है कि मैंने फ्रंट एंड पे ये चीज़ सेट कर दी और इसने डेटा अपडेट करके मुझे डायरेक्ट डेटा सेंड जो किया ना, वो भी अपडेट करके सेंड किया। तो ये हमारी पोस्ट की एपीआई बन गई है। अभी इसमें एक चीज़ और ट्रिकी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ तक मुझे बता दें, किसी को कोई भी एरर तो मुझे बता दें ताकि हम हाथ के हाथ इसको रिजॉल्व कर लें। वैसे ज़बरदस्त मेथड है डेटाबेस के ज़रिए से, रिडक्स की बजाय जी, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? असल में पता है बेहतर क्यों है? ये बेहतर है इसलिए, देखें कोई भी आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, हम दराज चेक कर लें, अमेज़ॉन चेक कर लें, शॉपिफाई चेक कर लें, वहाँ पे क्या होता है कि हम अकाउंट ओपन करते हैं, अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं और उसके बाद जो भी डेटा हम डेटा कार्ट में ऐड करते हैं ना, वो अगर हम 2 महीने बाद भी अगर हम दोबारा खोलते हैं ना, वो डेटा हमें कार्ट में शो होगा। और यही तरीका सही है। अब एक बंदे ने भाई एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है, उससे कोई एक चीज़ पसंद आ गई, उसने कार्ट में ऐड कर दी। अब जैसे ही पेज रिफ्रेश किया उसने, यहाँ पे अगले दिन आया, अब वो तो फिर कार्ड, अगर हम रिडेक्स यूज़ करते हैं इसमें या कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, उससे तो फिर वो कार्ड रिफ्रेश होते ही ख़त्म हो जाएगा हमारा कार्ड। तो इसलिए डेटाबेस हमने इंप्लीमेंट करते हैं इसके अंदर, ताकि अगर यूज़र कोई भी चीज़ ऐड करता है ना कार्ट में और वो उसका अगर माइंड चेंज हो जाता है, वो छोड़ दिया उसने, 2 महीने में दोबारा माइंड बन गया उसका और वो कहता है कि भाई मुझे दोबारा पसंद आ गई है वो चीज़, तो दोबारा वो ख़रीद सकता है, उसको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ इससे फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक यूज़र आया, उसने एक आइटम कार्ट में ऐड किया। अब हमारे पास डेटाबेस में तो शो हो गया कि भाई इसने क्या डेटा ऐड किया है, लेकिन वो परचेज़ नहीं करा। 1.5 महीने 2 महीने गुजर गए। अब हम भी चाह रहे हैं कि इसने ऐड किया हुआ है, तो हम उसके कार्ड की बेस पे ना उसको डिस्काउंट्स ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई आपने ये कार्ट में ऐड। अब आपने देखा होगा दराज में अक्सर यही हो रहा होता है, हम कोई भी आइटम ऐड करते हैं कार्ट में और अगर 2 दिन तक परचेज़ ना करें तो फिर उनका मैसेज आता है कि भाई इतना डिस्काउंट चल रहा है, परचेज़ कर लें आप। और ये वो तो ये चीज़ प्रमोशनल है, हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं अपनी डेटाबेस की बेस पे। किसी को और सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, इतना बता दें यहाँ तक समझ में आ गया ताकि फिर मैं आगे चलूँ इसको। ठीक है, कंटिन्यू करें, सही है। जी जी क्लियर है सर यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करें, ज़बरदस्त समझ लग रही है। बस ठीक है, पर ठीक है, इससे होता है ना, हमें ये मोटिवेशन मिलती है यार, समझ में आ रहा है हम। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक जो है ना वो एरर है, अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, मैंने ये आइटम ऐड किया 2 क्वांटिटी के साथ, अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसको 7 क्वांटिटी के साथ और डेटा अभी भी हमारा पोस्ट हो गया। अब मैं अगर जाके चेक करूँ डेटाबेस अपना, तो यहाँ पे मुझे वो डेटा शो भी हो जाएगा। अब बताएं, यहाँ पे एक एरर कर रहा हूँ मैं, एक मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कौन बताएगा मैं क्या मेरा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे? ये चीज़ वैसे समझ में नहीं आती है। और ये फंक्शन मैंने भी पर्सनली, जब मुझे पता लगा ना फंक्शन ये तो काफ़ी अच्छा फंक्शन था ये, तो मैंने कहा मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा लाजमी। इसको देखा समझ में आ रहा है किसी को क्या क्या एरर क्या हो रहा है इसके अंदर? इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एरर ये हो रहा है कि सेम प्रोडक्ट 2 बार डेटाबेस में ऐड हुआ है, सेम नेम, सेम आईडी, सेम टाइटल, सेम प्राइस, इससे प्राइस चेंज है और क्वांटिटी चेंज है। जब मैं इसको गेट करूँगा तो कार्ट में सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मेरे पास 2-3 बार शो हो रहा होगा। जितनी बार मैं उसको कार्ट में ऐड करता रहूँगा उतनी बार वो नया आइटम ऐड होता रहेगा। अब बताएं ये सही है गलत है, या ऐसा ही होता है बड़ी एप्लीकेशंस में? ये गलत है सर इससे। बिल्कुल ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई अगर एक यूज़र सेम डेटा को दोबारा अपलोड करता है, दोबारा कार्ट में ऐड करता है, तो हम एक नई एंट्री नहीं करवाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी अपडेट हो जाए सिंपल, और प्राइस अपडेट हो जाए सिंपल। वैसे यही यही मेन चीज़ होती है। नहीं तो सिंपल, ऐसे तो बिल्कुल सिंपल हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, हम जितनी बार डेटा ऐड करते रहेंगे वो नई नई एंट्री करता रहेगा, हर बार नई एंट्री करता रहेगा। अब वैसे तो यहाँ पे ये है, इस सिचुएशन में हम लोग अपडेट की एपीआई यूज़ करते हैं, पुट की एपीआई यूज़ करते हैं, जिससे हमारा डेटा अपडेट होता है। और 2 एपीआईज बनेंगी, एक हमारा होता है डेटा पोस्ट का, सेकंड एपीआई हमारी पुट की हो रही होती है। अगर दोबारा यूज़र ऐड करे तो पुट की एपीआई चले। लेकिन ड्रिजल ORM हमारे पास एक फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें, अपना बिल्ट इन फंक्शन है उनका, उसका नाम है ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू अपडेट। पहले तो मैं इसके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और कौन कौन से फंक्शंस जो हैं इसके अंदर मिलते हैं। अगर मैं इसके आगे डॉट लिखूँ तो मुझे वो बता देगा कि भाई कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब देखें यहाँ पे आ रहा है ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग, ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू अपडेट। मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है डू नथिंग। इससे क्या होगा, जैसे ही
कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, वो चेक करेगा कि भाई अगर सेम वैल्यूज़ से एंट्री हुई हुई है डेटाबेस के अंदर तो वो कुछ भी अपडेट नहीं करेगा, उसको वैसे का वैसे छोड़ देगा, नई एंट्री भी नहीं करेगा और उसको अपडेट भी नहीं करेगा। सेकंड हमारे पास है ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू अपडेट। इससे क्या होता है, वो चेक करेगा कि भाई अगर ये वैल्यू डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो इसको हम अपडेट करेंगे, और क्या अपडेट करेंगे वो हम इसके बाद आगे डिफाइन कर देंगे इसके अंदर हम क्या अपडेट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम टारगेट करेंगे कैसे, तो पहले तो मैं इसको फंक्शन को यूज़ करता हूँ और फिर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आपको कंट्रोल स्पेस बार करके दिखाऊं तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, सेट, टारगेट और वेयर, ठीक है। टारगेट का मतलब है कि हम टारगेट करेंगे भाई अगर जो हम चाह रहे हैं कि जो कॉलम सेम हो तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, हम वो चीज़ सेट करेंगे टारगेट के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं जैसे अब एक एप्लीकेशन है जिसमें एक प्रोडक्ट है, उसके वेरिएशंस है, साइज़ है, कलर है। अब एक बंदे ने प्रोडक्ट ऐड किया जिसकी क्वांटिटी थी 3, साइज़ था ब्लू और उसका जो साइज़ था लार्ज, कलर था ब्लू। अब अगर उसने सेम वही स्पेक्स के साथ, सेम वही कलर, सेम वही साइज़ के साथ अगर वो क्वांटिटी अपडेट करता है तो ज़ाहिर है मुझे वहाँ पे अपडेट करनी है क्वांटिटी, वहाँ पे मैंने एक न्यू एंट्री नहीं करवानी। उससे क्या होगा, फिर दो बिल्कुल सेम वेरिएशन की दो एंट्रीज़ हो जाएंगी। मैं दोनों में मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर वेरिएशन सेम है और डेट यूज़र इसमें ऐड टू कार्ट करता है तो क्वांटिटी और प्राइस मेरी अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं यहाँ पे तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा इन सब चीज़ों को, मैं तो सिंपल यहाँ पे आईडी है, टाइटल है, यूआरएल है, प्राइस है, क्वांटिटी है। इस सिचुएशन में तो मैं ऐसा कुछ वेरिएशन, हमारे प्रोडक्ट वेरिएशन तो है ही नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसमें से अच्छा इसमें भी एक चीज़ है, एक हमारे पास एसक्यूएल के मेथड है यूनिक के नेम से। उसमें क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट क्या कहते हैं उसको, एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं यूनिक का, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं यूनिक का। उससे क्या होता है कि जब वो एंट्री होगी ना वो हर दफ़ा यूनिक हो जाएगी। यूनिक का मतलब क्या है कि वो वैल्यू दोबारा एग्जिस्ट नहीं करेगी डेटाबेस के अंदर सेम वैल्यूज़ के साथ। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई उस सेम साइज़ सेम कलर के साथ हमारी वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए उसके अंदर, तो मैं वो दोनों चीज़ें टारगेट के वेरिएबल में शो करवाऊँगा कि इन दोनों चीज़ों को टारगेट करो, और जैसे ही ये दोनों चीज़ें इसको सेम मिले तो आपने क्वांटिटी अपडेट करनी है और प्राइस अपडेट करनी है। लेकिन मेरी सिचुएशन में तो वेरिएशंस तो है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टाइटल की बेस पे कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे इस नेम से, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैं क्या बोलूँ, अगर भाई डेटाबेस के अंदर मेंस शर्ट के नेम से एक प्रोडक्ट ऐड है तो आप दूसरा नहीं ऐड करो, उसको अपडेट कर दो। तो ये इस चीज़ के लिए हमारा फंक्शन जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू अपडेट का। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा टारगेट के नेम से, जो कि ऑलरेडी इंटेलिजेंस ने मुझे बताया था। और टारगेट के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज़ मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ वो कौन सी है, रिजल्ट में आते हैं और यहाँ पे है वो वैल्यू कार्ड कॉलम्स और डॉट प्रोडक्ट टाइटल। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, कार्ड कॉलम्स डॉट प्रोडक्ट टाइटल। ये लेकिन यहाँ पे एरर देगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक पैरामीटर डिफाइन किया है कि टारगेट तो कर दो, कि सेट क्या करना है वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल स्पेस पर करता हूँ तो दो चीज़ें बता दी मुझे उसने, सेट और वेयर। मैं करता हूँ सेट, और सेट जो मैंने करवाना है, अगर मुझे एक वैल्यू सेट करवानी है तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूँगा, मिसाल के तौर पे मैं सेट करवाना चाह रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट प्राइस को सेट करवा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ हमने दी हुई हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट प्राइस का है, प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ से हमने इसको टारगेट किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। जब प्रोडक्ट प्राइस कहाँ से रिसीव हो रही है, इसको सेट प्रोडक्ट प्राइस के अंदर मैं क्या सेट करवाना चाह रहा हूँ वो चीज़ डिफ़ाइन करेंगे, और प्रोडक्ट प्राइस के अंदर मैं सिंपल प्रोडक्ट प्राइस डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको मेरे ख्याल में मुझे करना पड़ेगा पर्टिकुलर सिस्टम में। अच्छा, अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं सेम वैल्यूज़, कैन नॉट फाइंड प्रोडक्ट प्राइस। अच्छा, अब ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। अच्छा, अब ये चीज़ मुझे कहाँ से रिसीव होगी, अच्छा हाँ, ये चीज़, ये जो है कॉलम का नेम है और ये है हमारी वैल्यू जो हम सेंड कर रहे हैं बॉडी से। तो ज़ाहिर है बॉडी की वैल्यू अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो रिसीव होती है हमें रिक्वेस्ट के पैरामीटर के साथ, क्योंकि रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर हमने सारी वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। अब मैं इस पर, अच्छा अभी हमें दो चीज़ें अपडेट करवानी है ना, एक हमने प्राइस अपडेट करवानी है, दूसरा हमने क्वांटिटी भी तो अपडेट करवानी है। हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे लिखते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको करते हैं। अच्छा, क्या मैंने ये चीज़ सही लिखी है? सही लिखी है वैसे मैंने। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैंने किया क्या यहाँ पे। ऑन कॉन्फिग डू अपडेट का फंक्शन क्या करता है, उस पर हमें दो पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं, सेट टारगेट का और सेट का। हम चाह रहे हैं अगर डेटा अपडेट करवाना चाह रहे हैं हम लोग, तो इस फंक्शन से क्या होता है, टारगेट में हम वो पैरामीटर डिफाइन करते हैं कि अगर ये चीज़ डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप इसको एक न्यू एंट्री ऐड नहीं करो, आप उसी एंट्री को अपडेट कर दो। और क्या चीज़ अपडेट करनी है वो हम डिफ़ाइन करते हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अपडेट करके दिखाऊँ आपको, तो ये एरर देगा। वैसे तो एरर क्या देगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड टू कार्ट करता हूँ मैं, फ्रेश कर लेता हूँ पेज को। अच्छा, ये एरर आ गया। एरर क्या आया, देयर इज़ नो यूनिक और एक्सक्लूजन कॉन्स्ट्रेंट मैचिंग दी ऑन कॉन्फिग स्पेसिफिकेशन। ये क्यों आया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम इसको हमने ना यूनिक करवाना पड़ता है, हर दफ़ा यूनिक होने चाहिए वैल्यू। और टारगेट हम सिर्फ उसी वैल्यू करते हैं जो जिसको हम यूनिक, जो चीज़ यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइटल को जैसे मैंने यूनिक, अब यहाँ पे टाइटल की, मैं टाइटल के नेम से एक और एंट्री नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है। मेरी कंडीशन ये है कि मैं टाइटल को एक और इसकी एंट्री नहीं करवाना चाह रहा, तो मुझे इसको यूनिक करना पड़ेगा। अगर टाइटल के साथ साथ मैं और चीज़ें चेक कर रहा हूँ, अगर टाइटल सेम टाइटल के साथ अगर स्मॉल साइज़ है, साथ में ब्लू कलर है, अगर ये तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो आप नया डेटा ऐड नहीं करो, उसी को अपडेट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल ये बोल रहे कि भाई कोई यूनिक है ही नहीं, क्योंकि हमने टाइटल को यूनिक किया ही नहीं है। उसको हम अलग से यूनिक कर सकते हैं, जब डेटाबेस बनाएंगे हम तब भी यूनिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये है कि अभी डेटाबेस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे यूनिक नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट टेब का है, प्रोडक्ट नेम का है। हाँ, ये सेम प्रोडक्ट टाइटल के नेम से दो एंट्रीज़ का ज़्यादा एंट्रीज़ हो चुके हैं, तो उसको मैं अभी इसको यूनिक नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे टेबल को डिलीट करना पड़ेगा। मैं टेबल को डिलीट कर लेता हूँ पहले। ऑलरेडी डिलीट कर दिया मैंने, और इसकी क्यूरी मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। या मैंने पेस्ट की और इसको मैंने किया रन क्यूरी, इससे ये हुआ हमारे कॉलम बन गए। और ये है क्यूरी हमारी, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ क्यूरी में क्या लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जो टेबल मैंने बनाया है ऑलरेडी, मैं उसी को कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एक उसमें अल्ट्रेशन कर रहा हूँ एक तरह से, और उसमें जो टेबल की टारगेट किया मैंने, टेबल को टारगेट किया यहाँ से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टारगेट किया प्रोडक्ट आईडी को, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट, कहाँ गया, यहाँ मैंने लिखा है प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टाइटल, सही है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखना है प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टारगेट किया प्रोडक्ट टाइटल को, और उसको मैं कर रहा हूँ यूनिक, ताकि हर दफ़ा इसकी एक न्यू एंट्री होनी चाहिए। और इस नेम से डबल एंट्री नहीं हो सकती, यूनिक कर दिया उसको मैंने। और हर दफ़ा अगर ये, अब यूनिक का मतलब क्या है कि भाई डेटाबेस में उस नेम से सेम दोबारा एक और एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। इसको मैंने कर दिया रन क्यूरी, और सही रन हो गई है ये। अब यहाँ पे कोई शो नहीं कराएगा ऐसा सच है, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया कि भाई वो सेम वही कॉलम्स बन गए। और अब मैं सेम वही चीज़ परफॉर्म करूँगा ना, तो मैं दिखाता हूँ दोनों पहले वाली सिचुएशन में और इसमें फ़र्क क्या हुआ हमारा। मैंने यहाँ पे की इसकी क्वांटिटी इंक्रीज 6 की। डेटा चेक करता हूँ, मेरा डेटा वैसे पोस्ट हो चुका है, यहाँ पर आया। फ्रेश कर लेते हैं पेज को। तो ये मेरी एंट्री हो चुकी है। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, इसमें मैंने यूनिक क्या करवाया है, प्रोडक्ट टाइटल को यूनिक करवाया है, ठीक है। अब प्राइस और प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम लेकर आया है मेरे पास, उसमें तो मसला नहीं हुआ, जो हम चाह रहे थे वैसे ही चल रहा है अभी तक। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, अगर यूज़र दोबारा इसी प्रोडक्ट को दोबारा ऐड टू कार्ट करें ना, तो ये एक और एंट्री ना हो इसकी, बल्कि इसी की क्वान्टिटी और प्राइस को अपडेट कर देगी। मैं इसको आपसे लिखाता हूँ 1 पे, और फिर से करता हूँ ऐड टू कार्ट। डेटा पोस्ट हो गया मेरे पास, कंसोल मेरे पास शो हो गया। मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और अब डेटा चेक करता हूँ मैं। अब डेटा चेक करें आप,
प्राइस हमारे पास रिसीव हुई 2000 और क्वांटिटी हमारे पास रिसीव हुई 1। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि भाई अगर इस नेम से, इस टाइटल से अगर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में ना, तो आप एक न्यू एंट्री नहीं करो, आप उसी को अपडेट कर दो। पोस्ट की एपीआई क्या करती है, वो हर दफ़ा एक न्यू एंट्री बनाती है, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर उस टाइटल के नेम से ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता हो प्रोडक्ट, तो आपने उसको एक न्यू एंट्री नहीं करनी, आपने उसी की क्वांटिटी और प्राइस को अपडेट करना है। अगर मैं इसको दोबारा से कर दूँ अपडेट 17 के साथ ऐड टू कार्ट करूँ, डेटाबेस में जाऊँ, इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो सी देखिए प्राइस बढ़ गई, इसकी क्वांटिटी 17 हो गई, ठीक है। वैसे नॉर्मल हमारी एप्लीकेशंस में ये चीज़ हो रही होती है। अब इसमें और भी कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि अगर यूज़र ने अगर इसकी एक क्वांटिटी ऐड की हुई ऑलरेडी, ठीक है, फिर हम चाह रहे हैं कि अगर दोबारा यूज़र इसमें 5 क्वांटिटी ऐड करता है, मिसाल के तौर पे ऐसे करके 10 ऐड करता है, तो अभी हम ना यहाँ पे रिप्लेस करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें एक आएगा, अच्छा ऐड टू कार्ट नहीं किया मैंने, सही है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वैल्यूज़ रिप्लेस हो रही हैं। अगर एक प्रोडक्ट एक क्वांटिटी अगर डेटाबेस में ऐड थी तो उसको रिप्लेस कर देगा 10 से। अब वैसे ही होता है कि हम इसमें प्लस भी करवा सकते हैं कि हम अगर यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे हम लोग कि भाई अगर प्राइस जो है हमने प्लस करनी, क्वांटिटी हमने प्लस करनी है, एक तो वो जो डेटाबेस में रखी हुई है, ऑलरेडी रखी हुई है, और 10 ये जो हमें अभी रिसीव हुई हैं। ये कंडीशनली हम सेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैसे हमें काम करते हैं, एक और प्रोडक्ट के साथ इसको ट्राई कर लेते हैं। आउटफिट शर्ट में इसकी 6 क्वांटिटी करता हूँ, तो मैं इसको अपडेट करते हैं। एक और एंट्री हमारी हो गई है 6 क्वांटिटी, और प्राइस हमारी अपडेटेड आ गई है। ये दोनों प्राइस ये मल्टीप्लाई होकर आ गई है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो बंद करता हूँ, दोबारा से फिर से ऐड टू कार्ट करता हूँ। चेक कर देखें, अब इसने इसकी प्राइस और क्वांटिटी अपडेट कर दी है। तो ये डिफरेंस था हमारा अब ये था हमारा ये ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू अपडेट से। वैसे इससे क्या होता है, इसकी जगह वैसे तो हम अपडेट की एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं, पुट की एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे, कि अगर डेटा एग्जिस्ट करता हो तो आप पुट की एपीआई चलाओ, नहीं तो आप पोस्ट की एपीआई चलाओ। तो इस फंक्शन से ये हुआ, हमारी ये क्वेरी, ये वाला मसला सॉल्व हो गया। हम सिर्फ सिंपल एक पोस्ट की एपीआई से हम सेम काम कर सकते हैं। हम पोस्ट की एपीआई से डेटा पोस्ट भी कर रहे हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको अपडेट भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ परफॉर्म करवा ली। तो अब यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। और जो हमारा टारगेट था वो आज का अचीव हो गया। अब ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर ऐड करते हैं ना, अब मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करूँ अगर, तो वो एक न्यू एंट्री ऐड होगी। अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो डेटाबेस के अंदर, तो वो एक उसी क्वांटिटी और प्राइस को अपडेट कर देगा। अब मिसाल के तौर पे किड्स में यहाँ पे अगर मैं 3 कलर्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अब स्मॉल अगर मैंने कलर ऐड किया स्मॉल का, और अगर मैंने दोबारा से एक बार ऐड टू कार्ट कर दिया है, दोबारा से ऐड टू कार्ट किया ना मैंने अगर, तो वो उसको दोबारा से ऐड कर देगा। वहाँ पे डबल एंट्रीज़ हो जाएंगी हमारी वहाँ पे। लेकिन हम जो ये चीज़ नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि अगर साइज़ ये वाला एग्जिस्ट करता हो तो आप उसकी डबल एंट्री नहीं करो, आप उसको अपडेट कर दो। तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमने टारगेट किया ना यहाँ पे टाइटल को, यहाँ पे हम साइज़ को भी टारगेट करें, कलर को भी टारगेट करेंगे, और साथ में उसको हमने ऑल्टर करके यूनिक उसमें कॉन्स्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रहे कि टाइटल में और साइज़, जो भी कलर या साइज़ है, उन दोनों की हम एक सेम कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे दोनों के अंदर, ताकि उन दोनों का एक पेयर बन जाए। तो ये चीज़ थी हमारी आज की, और ये टारगेट था हमारा जो अचीव हो चुका है। अब यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, मैं फिर सारा कोड जो है एक्सप्लेन कर दूँगा एक बार। यहाँ पर सर एक क्वेश्चन है, जिस तरह आपने ये यूनिक किया इसका नाम ना डाटाबेस में जाके, तो एक से ज़्यादा नेम भी हम यूनिक कर सकते हैं एक टेबल में? हाँ, ये जो कर सकते हैं। अब देखें ना सिचुएशन क्या होती है। वैसे हमारे पास अभी तो मैंने सिर्फ टाइटल की बेस पे किया है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट की वेरिएशंस आ गई, मैंने 3 कलर्स ऐड कर दिए प्रोडक्ट के अंदर। तो अब अगर मैंने अगर उसको कलर ऐड कर दिया मैंने 3, अगर मैं उसको यूनिक नहीं करता और उसको यहाँ पर टारगेट नहीं करता, उससे क्या होगा कि सेम ब्लू कलर की ना 2-3 जितनी हम एंट्रीज़ करेंगे ना, वो हर दफ़ा पोस्ट चलाएगा, हर दफ़ा पोस्ट कर रहा होगा, एक नई एंट्री कर रहा होगा, और सेम कलर के साथ हमारे पास 4 एंट्रीज शो हो रही होंगी, जो कि बाद में हमारे लिए, और जब हम डेटा गेट करें तब हम मसला करेगा हमारे पास। तो अब हम चाह रहे हैं एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स को, एक से ज़्यादा कॉलम्स को यूनिक करना चाह रहे हैं। तो जो मैंने कमांड चलाई थी यूनिक की, बताता हूँ ये यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैंने कराई थी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे मैं कलर भी ऐड कर दिया मैंने,
तो यहाँ पे मैंने कलर लिखा। अब इससे क्या हुआ, अच्छा ये याद रहे कि इन दोनों को हमने एक साथ ही, हम दोनों में एक साथ यूनिकनेस ऐड करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें अलग ऐड कर दी, इसमें अलग ऐड कर दी, ये चीज़ नहीं है, हम दोनों में एक साथ करेंगे। अब ये क्या होगा कि इन दोनों का जो पेयर है ना वो एक ही बार ऐड होगा। इसको इजीली समझ लें, जो चीज़ हम यूनिक करेंगे ना उन सबका पेयर एक ही बार डेटाबेस में ऐड होगा। अगर सेम प्रोडक्ट आईडी प्लस सेम प्रोडक्ट कलर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो वो अपडेट कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एक न्यू एंट्री ऐड कर देगा। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। किसी और क्वेश्चन तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम इसमें क्वांटिटी में सिर्फ इसी को अपडेट भी करें और इसी में जो पहली क्वांटिटी उसी में प्लस हो जाए तो कैसे करेंगे? वो हम ऐसे कर सकते हैं, मेरी एपीआई कहाँ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस है ना, ये जो मिल रही है हमें, ये वो वैल्यू है जो ऑलरेडी हम जो बॉडी में सेंड कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं प्लस करना। तो यहाँ पे जो हमारी पुरानी प्राइस रखी हुई होगी हम उसी को प्लस करेंगे। और चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो उसको अब इसका चेक करते हैं। अब क्या क्या इससे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, पहले मैंने सिंपल ऐड, एक मिनट सी, इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी नई नई को समझ में मुश्किल आएगा, इसको ऐड करते हैं। मैं पहले से मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हेड टू कार्ड किया मैंने, कंसोल चेक किया, कंसोल में मुझे अच्छा एरर आ गया। एरर क्या आया है, ओ अच्छा हाँ, इसको ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। अच्छा, इसका तरीका होता है वैसे तो, अभी मैंने चीज़ ट्राई की नहीं है। तो वो ये चीज़ तो वो प्राइस है जो हम बॉडी से सेंड करना है, और हम चाह रहे हैं जो प्राइस वहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। और प्रोडक्ट प्राइस होती तो वैसे ऐसे ही है, मुझे सही से याद नहीं है, मैं ट्राई कर लूँगा इसको। चलिए इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह कि इसको प्लस कैसे करेंगे, क्वांटिटी वगैरह इन दोनों चीज़ों को प्लस कैसे करेंगे। अभी मेरे जहन में नहीं है ये चीज़, मेरे ख्याल में मैंने चीज़ परफॉर्म की थी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कैसे की थी। उसको भी ऑब्जेक्ट, 2 चीज़ें सेंड कर दी ना, उसको ऑब्जेक्ट्स रिसीव हो रहे हैं। चलिए इसको नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन है सर। जी जी। यहाँ पे तो डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा जा रहा है, जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अगर हमारे पास ऐड टू कार्ट का आइकॉन होगा तो उसके ऊपर भी ये वाला अपडेट हो सकता है कितनी क्वांटिटी बिल्कुल हमारी पास बिल्कुल, में है। देखें ना, अब वो ये जो फंक्शन है ना हैंडल एड टू कार्ट का, जहाँ जहाँ हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे ना उसके ऊपर हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, ये समझ लें। अभी मैंने कहाँ पे यूज़ की थी, मेरे पास जो बटन बना हुआ है ऐड टू कार्ट का, बटन बना हुआ है ऐड टू कार्ट का बटन बना हुआ है ना, हाँ ये रहा। मैंने उसके ऊपर फंक्शन चलाया था ऐड टू कार्ट का। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने कोई इसकी बटन की जगह जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ पे, मैं इसकी जगह कोई भी आइकन लगा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पे एट द रेट कर दूँ तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइकन लगा सकते हैं आप। उस आइकन के ऊपर बस ऑन क्लिक करना है उस आइकन के ऊपर, बस ये जो लाइन लिखी है ऑन क्लिक वाली, तो वो हम जहाँ भी जिस भी बटन के ऊपर लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे हम वो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, वो फंक्शन ऐड करके। अभी भी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म होगा मेरे पास। डेटा पोस्ट हो डेटाबेस में, और यहाँ पे वो डेटा पोस्ट भी होगा। तो ये है सिस्टम इसका। किसी और क्वेश्चन है तो पूछ ले तुम।
मेरे ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो फिर सेशन को एंड करते हैं हम लोग। चेक कर लेंगे किसी ने कुछ पूछा हो। आपने कुछ जी जज़ाकल्लाह तालीम पाकिस्तान। बस आप साथ हैं तो हम सेशन करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये चलो बेहतरीन है बेहतरीन है। अब ये चीज़ जो आपने पूछी एकमतुल्लाह, यानी मेरे ख्याल मीटिंग में है नहीं है वो, जो आपने चीज़ पूछी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की। डिफरेंट साइज़ अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें बस साइज़ वाले कॉलम को और जो हमारा आईडी वाला कॉलम है उन दोनों को हमें यूनिक करना पड़ेगा। सेम अब्दुल खालिक भाई ने सेम सवाल पूछा तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें जो चीज़ टारगेट कर रहे हैं, टारगेट में हमने आईडी साथ में साइज़ को टारगेट करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों नेम से सेम एंट्री नहीं हो सकती। अगर ये दोनों चीज़ें सेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों का पेयर, तो उसको अपडेट करना है। तो दो चीज़ें करनी है इसके लिए, हमने जहाँ हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों पैरामीटर्स पास करने होंगे। इसके अलावा हमने उन दोनों कॉलम्स के अंदर सेम कांस्टेंट पास करना होगा यूनिक का। चलिए मेरा ख्याल है फिर सबकी क्यूरीज रिजॉल्व हो गई हैं, तो मीटिंग को एंड करते हैं। और किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है, मुझसे प्राइवेटली पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा वहाँ पे आप। सर अलग से किया वो ग्रुप क्रिएट व्हाट्सएप का? डिस्कशन टीम कासिम का ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। अभी तक सर कितने सेशन हो गए हैं हैकाथॉन से रिलेटेड? सेशन अभी ये आज चौथा सेशन था। उसमें पहले सेशन में हमने सैनिटी की इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी। सेकंड सेशन में हमने क्या कहते हैं डायनामिक पेजेस बनवाए थे। थर्ड में डेटाबेस को डिस्कस किया था, और फोर्थ में आज है जो कि हमने पोस्ट की एपीआई बनाई है। फिफ्थ इंशाल्लाह कल परसों में एक सेशन एक और कर लेंगे हम लोग, गेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर पुट डिलीट को भी कवर कर लेंगे। तो ये है कि 21 से पहले पहले हमारा जो हैकाथॉन क्या है सब कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।